तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो कोई और तरीका ढूंढ, लेकिन मुझसे बार बार मेरे गहने मांगने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे से इसके बाद गहने बेचने की बात मत करियो। बाकी जहाँ जुगाड़ करना है कर। ऐसे बोलकर गीता वहां से जाने लगी और गौतम के पास से गुजरते हुए उसने बोला, और भाई निखट्टू महाराज, ले आए हो सोया सॉस? तुम्हें तो भाई सदियां लगती हैं सामान लाने में। ऐसा कहकर गीता अपना नेकलेस हाथों में उछालते हुए अपने कमरे में चली गई। गीता के जाने के बाद गौतम अवनी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थी और वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। गौतम ने सोचा, आखिर ये रुपेश और इसका परिवार अग्रवाल खानदान से ताल्लुक जोड़कर क्या करना चाहता है? मुझे फिरोज मलिक और बब्बन को भी रोकना होगा। अगर उन लोगों ने रुपेश के परिवार के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया तो उसका असर अग्रवाल खानदान पर भी पड़ेगा, और मेरे होते हुए मैं अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य को जानबूझकर तो मुसीबत में नहीं डाल सकता। मुझे इसके लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा और फिरोज मलिक को कुछ भी उल्टा सीधा काम करने से रोकना होगा। इसके बाद गौतम अवनी की ओर बढ़ा और उसने अवनी से कहा, तुम इतनी बड़ी परेशानी खुद ही झेल रही थी, बताओ मुझे कितना बिल है? अगर तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर लेती तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का ना हो जाता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी गौतम, वैसे ही तुमने डॉक्टर परीक्षित का इंतजाम करके मेरे डैड की जान बचाई है, उनको सांसें दी है। अब मैं तुम पर बिल का भी बोझ डाल देती। इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं, और मॉम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या बात करती हो अवनी? मैंने कल भी कहा था ना कि मम्मी जी की बातों या मार का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो तो अपनी हैं, कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन मुझे तो लगता है मम्मी जी तो अपना समझकर डांटती हैं। लेकिन तुम मुझे गैर समझती हो, तभी तो तुमने मेरे साथ बिल वाली बात शेयर नहीं की। रुको, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं देखता हूँ कि उसके अंदर कितना पैसा जुड़ सकता है। ऐसा बोलकर गौतम अपने बेडरूम में चला गया। वहां पहुंचकर उसने सोचा, अरे बिल तो कितना भी हो सब पे हो जाएगा, और बिल तो क्या, हॉस्पिटल भी खरीद लूं। बस मुंशी जी को एक कॉल करने की देर है। लेकिन अगर मैंने ऐसे सब किया तो इन लोगों को शक हो जाएगा कि मैंने इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे किया। वैसे भी डॉक्टर परीक्षित को बुलवाने वाली बात पर इन लोगों ने इतने सवाल खड़े कर दिए थे। अब अगर इतने सारे पैसे देखेंगे तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। लेकिन मुंशी जी को कॉल करके देख भी लेता हूं, क्या पता कुछ जुगाड़ हो जाए। गौतम जैसे ही कॉल करने के लिए फोन निकालता है, वो अचानक से सोचता है, नहीं, मुंशी जी को कॉल कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने मुंशी जी को कॉल किया तो मुझे सभी की बात मानकर दीपशिखा से शादी करनी होगी और अवनी को छोड़ना होगा। अब तो 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। मैंने जितनी मोहलत मांगी थी उसमें से इतना सारा समय बीत चुका है। लेकिन मैं अवनी को किसी भी हाल में अपने से अलग होता हुआ नहीं देख सकता, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ठीक है, मुझे ही लगता है कि मुझे कम रकम अवनी के सामने पेश करनी चाहिए ताकि मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए और अवनी और मम्मी जी को शक भी ना हो। ऐसा कहकर गौतम अपनी अलमारी से अपनी चेक बुक निकालता है और 1 करोड़ का चेक साइन करके नीचे ले जाता है। वो अवनी को चेक दे ही रहा होता है कि तभी वहां पर सौरभ आ जाता है। सौरभ को देखते ही अवनी सोफे से खड़ी होकर गुस्से में अंदर जाने लगती है। सौरभ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, रुको अवनी बेटा, मैं तुमसे ही बात करने आया हूं। अपने घर में एक अलग आवाज सुनकर गीता भी दौड़ी दौड़ी कमरे से बाहर आ जाती है। सौरभ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए अवनी से कहता है, देखो बेटा, मुझे पता है तुम किस बात से मुझसे नाराज हो, लेकिन यकीन करो मेरे लिए यह करना बेहद जरूरी था। ये तो मेरे लिए ऐसा था जैसे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तुम्हें पता है मैंने ये फैसला कितनी मुश्किलों से लिया है। अवनी ने जवाब देते हुए कहा, आपने जो भी किया हो या नहीं किया हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे डैड वहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर जीते हैं, और इस वक्त मुझे उनके बिल का इंतजाम करना है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। इस वक्त मैं कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। आपने जो किया वो आपकी मर्जी थी। अरे एक बार उनकी बात तो सुन ले, क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल भाभी, आप सही कह रही हो। देखो अवनी, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि जी जान लगाकर अग्रवाल इंडस्ट्री में काम करो, हमारे साथ पहले जैसे रहो। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो यकीन मानो कि तुम्हारी प्रमोशन इतने हाई लेवल पर हो जाएगी
कि तुम्हें दर दर लोगों से पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।